तो हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में और परीक्षा मंथन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अर्चित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को बिना किसी रुकावट के। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज भी पढ़ने के लिए, तो सभी लोग अपने पेन पेपर दोस्तों और यारों के साथ और अपने कॉपी के साथ तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंबुबाची मेले का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो अंबुबाची एक तरह का मेला, एक तरह का फेस्टिवल जो कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया असम गवर्नमेंट में। इसको देख सकते हैं आप 51 शक्तिपीठों में से एक, जो असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 22 जून से इस मेले को सेलिब्रेट किया जाएगा। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं असम की। तो असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर और इसके प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अभी हाल ही में सदस्य और इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ओके, और सारी बातों की बात की जाए तो यहाँ पे अभी जगदीश मुखी, जिनको कि राज्यपाल ऑफ असम बनाया गया, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया नागालैंड का। तो ये कुछ आप रिलेट करके याद करते रहेंगे। कुछ और नामों को देख लेते हैं जैसे कि ऑप्शंस में हमने देख रखा है। जैसे अभी मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में तो खैर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया। नागालैंड की बात की जाए तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ शिरुई लिली फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है और अभी ओणम फेस्टिवल जो है ये केरला में मनाया गया। एंड पोंगल और जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु के त्योहार हैं। तो इन त्योहारों को आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ओके, हाँ, अंबुबाची का मतलब बता दूं। अंबुबाची का मतलब पानी से बोली जाने वाली, इट मीन्स कि एक इस माह में जो होती है, जून के माह में, इस माह में बारिश जो है पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है। यही इसका मीनिंग भी है अंबुबाची का। तो ये शाब्दिक कुछ ट्राइबल्स के लैंग्वेजेस में बोलते हैं अंबुबाची। सो इसको आप याद रखेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट यहीं पे बना है, नोएडा में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर ये बनेगा कर्नाटका में। भारत का पहला चलता फिरता यानी मूवेबल सिनेमा घर ये बना है लद्दाख में। भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम ये गुरुग्राम में ओपन किया गया। ट्रांसजेंडर्स के लिए नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटका बना है। और भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ये ओडिशा में ओपन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वन नेशन एंड वन राशन कार्ड योजना इसको लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, असम, कर्नाटक, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, और आंसर इसमें हो जाएगा आपका असम। देखिए, असम की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को अप्लाई किया है अपने यहाँ। अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे 36 स्टेट, 36 स्टेट तो है ही नहीं सर, तो 36 स्टेट कैसे बन जाएंगे? तो खैर 36 स्टेट नहीं है, यहाँ पे 28 आपके स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 राज्यों को मिलाकर के टोटल 36 होते हैं और ये 36 नंबर पे आया है हमारा असम, जिसने सबसे लास्ट में वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसको अगस्त 2019 में अप्लाई किया गया था और इसको अभी हाल ही में इसने अपने यहाँ भी अप्लाई किया है। खैर, इससे कुछ रिलेटेड चीज़ों को याद रखेंगे। सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड ये छत्तीसगढ़ में अप्लाई किया गया था। और आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, 1 जुलाई 2017 में इसको अप्लाई किया गया था एंड जीएसटी सबसे आखिरी में जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया गया था एंड जीएसटी बिल सबसे पहले लाया गया था हमारे असम, असम राज्य में। ओके, आगे कुछ और बातों को जैसे ऑप्शंस में हम लोग डील कर लेते हैं। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में न्यू एथेनॉल पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य हमारा एथेनॉल ये कर्नाटका ही था। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम जो है सबसे पहला जो हमारा, सॉरी, कर्नाटका की बात की जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला फर्स्ट राज्य है। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी यहीं पे लागू की गई। सिक्किम की बात की जाए तो जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य हमारा सिक्किम हो जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, देखिए ये क्या है, सबसे लास्ट में क्या अप्लाई किया था? जम्मू कश्मीर ने सबसे लास्ट में जीएसटी को अप्लाई किया था, जीएसटी बिल। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में ही होता है। खैर, इसके आगे की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे और सारे राज्यों से जैसे कि बात करें हिमाचल प्रदेश की तो ई कैबिनेट और ई परिवहन लागू करने वाला पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है। असम, राजधानी आपको बता चुका हूँ दिसपुर, मुख्यमंत्री राज्यपाल आपके सामने लिखे हुए हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा सामने है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तुरंत। यूपीआई अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये नेपाल का है। देखिए, अभी हाल ही में फ्रांस ने भी यूपीआई अपनाने के लिए घोषणा कर दी है। फ्रांस में भी अब एप्लीकेबल होगा यूपीआई।
ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल ये सऊदी अरेबिया में खोला गया। भारत ने पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, देखिए भारत में बुलेट ट्रेन जापान की हेल्प से डेवलप किया जा रहा है। एंड बुलेट ट्रेन की नेटवर्क सबसे पहले क्या होगी, तो ये स्टार्ट किया जाएगा मुंबई से लेकर के अहमदाबाद तक, जिसका पहला रेलवे स्टेशन तैयार कर दिया गया है गुजरात के सूरत में। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में स्टैब्लिश किया गया, जो कि सबसे ऊंची, देखिए सबसे ऊंचा जो हमारा रेलवे ब्रिज है ये भी जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी पे बना हुआ है। भारत की पहली स्टील की सड़क ये गुजरात में बनाई गई। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क ये जबलपुर में बनाया गया। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात के हाईकोर्ट में लगाई गई। और भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में बनेगा। और भारत का पहला हेलीपोर्ट भी गुरुग्राम में ही बनेगा, ये भी आप याद रखते रहें। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम वेस्ट इंडीज बनी है। तो ये रहे कुछ भारत और विश्व यानी कि इंडिया और वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश ने हाल ही में श्रीलंका को $50 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये देश बना है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मैप में आप देख सकते हैं। और अभी तक तो सिर्फ इंडिया ही हेल्प करता आ रहा था, अभी किसी ऐसी कंट्री की हेल्प मिली है जो कि खैर एशिया से बहुत ज़्यादा तो बिलोंग नहीं करता है, ये ओशियंस का पार्ट होता है। पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि संकटग्रस्त श्रीलंका को तत्काल भोजन और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये कुछ हेल्प करेगा। ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर हैं क्लेयर ओनिल, इन्होंने ही इस समय श्रीलंका के दौरे किया है। और दौरे पे आने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। एंड इन्होंने कहा कि देखिए $5 मिलियन तो हम लोग देंगे, ऑस्ट्रेलिया ने बोला, लेकिन इसमें से $2.2 मिलियन का योगदान पहले हम लोग देंगे खाद्य कार्यक्रमों के लिए, यानी आपकी फूड सिक्योरिटी पहले से ही कॉन्फिडेंस में आ सके। एंड इसके बाद जो 2.3 बाकी का जो अमाउंट है, ये $2.3 मिलियन का जो अमाउंट है ये दिया जाएगा श्रीलंका को डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप पेट्रोलियम नहीं मंगा पा रहे हैं, आपको फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हो रही, आपके यहाँ फॉरेक्स एक्सचेंज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये पैसे कुछ अलग से रखे गए थे। तो दो पार्ट में इन पैसों को दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, मैप में आपको दिखाई देगा। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये आप बताएंगे, बस इतना, कैनबरा है कैपिटल, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। खैर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हालांकि सबसे ज़्यादा अभी तक कोई हेल्प आई है तो इंडिया ने हेल्प की है। अमेरिका की बात की जाए तो ये यूक्रेन की हेल्प करने में ही लगे हुए हैं। रशिया की बात की जाए तो रशिया भी हेल्प करने को कहा तो, लेकिन आया नहीं कोई हेल्प श्रीलंका के लिए। एंड चाइना ने तो अभी तक कोई भी हेल्प नहीं की है, श्रीलंका को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। एंड ये चाइना ही है जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले चुका है। ओके, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्वेश्चन है ये, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? कौन सा राज्य है वो जिसके पूर्व राज्यपाल ये रह चुकी थी पहले ही? तो झारखंड की ये पूर्व राज्यपाल रह चुके थे जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और आप देख सकते हैं इनको मैप में, यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर ये राष्ट्रपति बन जाती हैं तो ये हो जाएंगी फर्स्ट ट्राइबल जनजाति से बिलोंग करने वाली कोई भारत की महिला राष्ट्रपति, क्योंकि अभी तक कोई ट्राइबल जनजाति से कोई महिला जो है अभी तक राष्ट्रपति नहीं बनी है। हाँ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी बनी है और इनकी उम्मीदवारी बहुत दावेदारी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, एनडीए की तरफ से उठी है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। बात करें विपक्ष में कौन है, यानी हु इज द ऑपोजिशन ऑफ दिस पर्सन, तो ऑपोजिशन में आ जाएंगे आपके यशवंत सिन्हा जो कि यूपीए की तरफ से उठाया गया है। तो कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंट है, डील कर लेते हैं। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के संथाल से रिलेटेड है एंड सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए अगर अपनी उम्मीदवारी इन्होंने प्रस्तुति कर दी है तो शायद ये भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव बन सकती है। एक आदिवासी राष्ट्रपति पहले हमको मिल सकते हैं, ये इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। एंड भाजपा के नेता जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में जेपी नड्डा, इन्होंने भी इसकी उम्मीदवारी की घोषणा की सबसे पहले। एनडीए और यूपीए यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि ये पूरी अलायंस होती है, गठबंधन होती है, ये आप सभी को पता है। इनकी ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया है, सामने रख दिया गया है। कुछ और नामों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट है आपको वर्तमान में कौन क्या है, तो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा, इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है कर्नाटका के, नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ।
मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन को चुना गया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए वी के त्रिपाठी और नौसेना के प्रेजेंट टाइम में आर हरि कुमार नए चीफ बने। शिक्षा मंत्री ने हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति के पद का थोड़ा सा यहाँ हम लोग जिक्र करेंगे, कुछ बातें कर लेंगे। राष्ट्रपति का पद ये दिया हुआ है हमारे आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक। राष्ट्रपति के पद में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसके पास कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होगी। बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है। ऑफ कोर्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो वो तो बात बनती है। एंड बात की जाए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रपति का पद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन पावर्स की बात की जाए तो पावर्स जो है ये यूके की जो महारानी होती है, यानी यूके का जो क्राउन चलता है, ब्रिटेन के जो महारानी होती हैं उनकी तरह से क्राउन, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ चलता नहीं है, बस इनको परमिशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ बातें कही जाती हैं, बट राष्ट्रपति के पावर इंडिया में बहुत सारे कुछ पावर दिए गए हैं, स्पेशल पावर्स, वीटो पावर्स, लाइक अगर किसी की फांसी माफ करानी हो तो वो राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इनके नाम पे एक स्वतंत्रता संग्राम के नाम पे अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी, इसका आयोजन अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है मुंबई में। मुंबई में एक राजभवन पड़ता है और उस राजभवन के पास जब सी विद्यासागर राव राज्यपाल हुआ करते थे महाराष्ट्र के, उनके टाइम में भूमिगत तहखाना एक मिला था और उसी राजभवन को अब इस गैलरी में क्या चापेकर बंधु सहित जो सावरकर वगैरह हैं इनके चित्र प्रदर्शित करके इसको एक क्रांतिकारी गैलरी ही बना दिया गया। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी ब्रिटिश काल में, तो 13 बंकरों के भूमिगत नेटवर्क के एक तरीके से सामने आई थी, खुदाई में खोज में सामने आई थी। और अगस्त 2016 में ये जो राज्यपाल थे सी विद्यासागर, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजभवन के परिसर में इसे खोजा गया था और इसको कुछ मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड था, तो ये सब कुछ बनाने की कोशिश की गई थी। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। राखी गढ़ी में 5000 वर्ष पुराना आभूषण बनाने यानी ज्वेलरी बनाने का कारखाना पाया गया है। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हाल ही में स्थापित किया गया। लातूर की बात करें तो स्टैचू ऑफ नॉलेज, देखिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है, बैठी हुई मूर्ति, भारत की सबसे बड़ी। लातूर की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ नॉलेज है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है, लगाई गई है। एंड दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किस भवन को बदल करके ये पीएम संग्रहालय को बनाया गया? ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, मतलब कौन सा भवन था, कौन सी बिल्डिंग थी जिसको चेंज करके पीएम संग्रहालय यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया। ओके, और ये मुंबई है, जिसके बारे में अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे की तरफ से ये कहा गया था कि ये पर ईयर यानी हर साल 2 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये क्या है, डूबता चला जा रहा है, बड़ी तेजी से डूबता हुआ शहर दिखाई देता है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खुफस्गुल झील को यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? इराक, मंगोलिया, यूएसए एंड रशिया। आंसर हो जाएगा इसका मंगोलिया। मंगोलिया का खुफस्गुल झील है जिसे यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। मंगोलिया आप मैप में देख सकते हैं, एक बफर स्टेट है, रशिया और चाइना के बीच में पड़ता है। उलन बटार जो है इसकी कैपिटल है और जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इनका एक खूबसूरत झील है। ये राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में ऐड किया गया है। पेरिस यानी कि फ्रांस में हो रहे कुछ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया है। ओके, बात की जाए तो ये मंगोलिया का 70% फ्रेश वाटर एक तरीके से कंटेन करता है एंड 0.4% ये पूरे वर्ल्ड का फ्रेश वाटर कंटेन करता है। उत्तरी मंगोलियाई प्रांत का खुफस्गुल में ये रूसी सीमा के पास यानी रशियन बाउंड्री के पास मीठे पानी की एक झील है, 70% पूरा कंटेन करता है। ये सब तो कुछ हम लोगों ने देख ही लिया। बात करते हैं सर, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क, तो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क इंटरनेशनल स्तर पर कुछ नॉमिनेटेड क्षेत्र होते हैं, कुछ कंजर्वेटेड क्षेत्र होते हैं, इनको शामिल करता है और इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। उनके संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, लोग होते हैं, इनके बीच में संतुलित संबंध यानी बैलेंस जो पूरी कोऑर्डिनेशन होती है, इन सारी चीज़ों के तहत इन सब चीज़ों को कंजर्वेशन करने के लिए इसको बनाया जाता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। टोटल 193 कंट्रीज इसकी मेंबर है, जिसमें से 193rd कंट्री इसमें से कौन सा है? ये है साउथ सूडान। एंड ऑड्रे अजोले ये यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम में प्रमुख हैं,
ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं, भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 यानी 1946 में बनने के एक साल बाद इसका सदस्य बना था। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पे, सिंपल सा है। देखिए, इराक का कौन सा वो झील है जो कि आर्द्र भूमि यानी कि रामसर स्थल में से था और जो अभी हाल ही में सूख गया है? कौन सी वो झील थी, इसका नाम आप मेंशन करेंगे। यूएसए की 5 झीलों ग्रेट लेक्स का नाम याद रखते रहिएगा, ह्यूरन, ओंटारियो एंड मिशिगन, इरी एंड आपका आ जाता है सुपीरियर। ठीक है, पांचों लेक्स का नाम याद रखते रहिएगा। ओके, रशिया की कौन सी झील है? तो लेक बैकाल, ये रशिया में ही पड़ती है, बैकाल झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली स्टिंगरे ये किस देश के मेकांग नदी में पाई गई है? भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, कनाडा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। मेकांग रिवर की बात की जाए तो ये इन सारे देशों की जब हम बात करेंगे, यानी कि भारत, पाकिस्तान, कनाडा, ना ही ये भारत में बहती है, ना ही ये पाकिस्तान में बहती है, ना ही ये कनाडा में बहती है, ये कंबोडिया से होकर के जाने वाली एक रिवर है। और ये आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है ये इस तरह की कुछ दिखाई दे रही है, गोलाकार टाइप की है। मॉलथून नाम के एक मछुआरे ने स्टिंगरे मछली को पकड़ी, जो कि किसी भी फ्रेश वाटर की फिश से बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। हालांकि समुद्र में आपको पता है जहाज से भी ज़्यादा बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। खैर, तो दुनिया की तो सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड जब हम फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी मछली की बात करें तो ये स्टिंगरे मछली हो जाएगी। ओके, बात की जाए मेकांग नदी की, तो विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है। आयतन के आधार पर 10वीं, प्रवाह के आधार पर 10वीं, और अगर बात की जाए बहाव की लंबाई के अनुसार, तो लंबाई के अनुसार 13वीं सबसे बड़ी नदी है। और आप बताएंगे दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, 2 मिनट में मैं भी आंसर करूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, और कुछ चीज़ों की बात की जाए तो मेकांग विश्व की नदियों में से एक है। कहाँ से? तिब्बत से स्टार्ट होती है, ये चीन के यूनान प्रांत में जाती है, म्यांमार में जाती है, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होकर के ये पूरे बहाव को अपने मेंटेन करती है। ये है पूरा मैप हमारा, ये इंडिया हमारा दिखाई देगा, और ये यहाँ से आपको दिखाई देगा कौन सा, मेकांग रिवर। एंड कहाँ से आती है ये? चाइना तिब्बत से होकर के आती हुई ये लाओस में जाती है, म्यांमार में जा रही है, थाईलैंड में जाएगी, एंड फिर उसके बाद ये घूमते हुए कंबोडिया में जाकर के कहाँ पे, वियतनाम से होते हुए ये गल्फ जो हमारा मतलब एक तरह से दिखेगा आपको पैसिफिक ओशन वाला पार्ट, इधर साइड जाके ये गिर जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ अब हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? खैर, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ये तो खैर हो ही गया, सबको हम लोगों ने डील कर लिया। कनाडा की बात की जाए तो कनाडियाई शील्ड में हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना पानी खोजा गया था। भारत के मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में अनयूजुअल डायनासोर का अंडा खोजा गया था। ठीक है, जो अजीब टाइप का था, अंडे के अंदर अंडा था उसमें, खैर अभी अभी खोजा गया। एंड पाकिस्तान की बात की जाए तो बुद्ध भगवान की सबसे पुरानी प्रतिमा, सबसे पुराना मंदिर, ये अभी पाकिस्तान में ही खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फीका यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। क्वेश्चन ये है कि वो कौन है? लिसा स्टालिकर, निधि छिब्बर, अलका उपाध्याय या माधवीपुरी बुच? आंसर इज लिसा स्टालिकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं लिसा स्टालिकर, और जो कि खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीका, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नियुक्ति स्विट्जरलैंड में की गई है। और स्टालेकर की बात की जाए तो ये एक आपको पता ही है कि ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और एक तरह से पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग रिलेट करके याद करते रहेंगे। क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट कुछ सॉरी क्रिकेट की ये जो कैप्टन है ये भी रह चुकी हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने से पहले कुछ और नामों को देख लेते हैं, जैसे कि नाम आपके सामने कुछ और सामने दिए हुए हैं। निधि छिब्बर की बात की जाए तो सीबीएसई की अभी हाल ही में नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। अलका उपाध्याय की बात की जाए तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। इसी तरह से अलका मित्तल का नाम याद रखते रहिएगा, जो कि अभी हाल ही में ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। माधवीपुरी बुच SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ऐसे कुछ नामों को आप याद कर सकते हैं। सोमा मंडल को याद रखते रहिए, सोमा मंडल जो कि पहली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाई गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। TS तिरुमूर्ति, रुचिरा कंबोज, अजय माथुर या नवीन श्रीवास्तव? तो रुचिरा कंबोज जिनकी इमेज आपके सामने है, ये भूटान में भारत के राजदूत हैं प्रेजेंट टाइम में, एम्बेसीज को संभालती हैं, एम्बेसडर हैं भारत की। और ये क्या है, ये राजदूत के तौर पर कार्य करते हैं, लेकिन ये UN में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि होंगे। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट में TS तिरुमूर्ति हैं, इनका स्थान लेंगी ये।
और मंत्रालय ने कहा कि शीघ्र ही इनको क्या है कार्यभार संभालने के लिए भेज दिया जाएगा। जब हम देखेंगे किसकी हम लोग बात करेंगे यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशिंगटन डीसी के ऊपर आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क क्या है कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये वॉशिंगटन डीसी के पास में पड़ता है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में ही मिल जाएगा। और बात की जाए न्यूयॉर्क की तो ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन डीसी की अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में हमारे कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि वॉशिंगटन डीसी में हमारा नासा का हेडक्वार्टर है एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन डीसी में ही है। ओके, चलिए कुछ और नामों को देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट नामों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नाम दिखेगा अजय माथुर, ठीक है। कुछ नाम जैसे अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रतिनिधि, ये अजय माथुर हैं। नवीन श्रीवास्तव ये अभी नेपाल में भारत के राजदूत बने हैं। इनके पहले विनय मोहन क्वात्रा हुआ करते थे नेपाल के राजदूत, जिन्हें की हाल ही में विदेश सचिव बना दिया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह पे, क्योंकि हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि प्रेजेंट टाइम में G20 के समन्वयक का पद संभाल रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला जो है भारत की, ये पीवी सिंधु हैं। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट शिवांगी सिंह है। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये जो है आपका, इसमें अधिकारी बनने वाली पहली महिला प्रकृति है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेट, ये मिताली राज बन चुकी है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की लेखिका रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन ये जीता है हाल ही में? तो ये है कनाडा से बिलोंग करती हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मैप को, इनको देख फोटो को इनको देख लेंगे। इनकी एक बुक है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। ये बुक, इसी बुक के लिए इनको क्या अभी हाल ही में विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन ये प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि रूथ ओजेकी ये अमेरिकी कनेडियाई हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे सर किस देश से हैं। देखिए अमेरिकी हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में कनाडा में रहती हैं। कनाडा की इनको नागरिकता सिटीजनशिप मिली हुई है, तो खैर अमेरिकी कनेडियाई लेखिका हैं। फिल्म निर्माता भी हैं जिन एक तरह से याद रख सकते हैं रूथ ओजेरी। इस साल के उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, इसके लिए महिला फिक्शन पुरस्कार को जीता है इन्होंने। इसी तरह से एक गीतांजलि श्री का नाम याद रखते रहेगा भारत की तरफ से, जिन्होंने क्या है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज हाल ही में जीता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ और पुस्तकों और लेखक की, जैसे कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप गिल ने लिखी है इस बुक को। हाउ टू प्रिवेंट, ये बिल गेट्स की बुक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की बुक है। एंड हाउ टू बिकम अ राइटर, ये भी रस्किन बॉन्ड की बुक है। जयंत घोषाल की ममता बियॉन्ड 2021। फीयरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी की बुक है। उल्लास की नाव, ये विकास कुमार झा की बुक है। एंड द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स, ये सुभाष चंद्र गर्ग की बुक है। इसी तरह से कुछ और नामों को आप लोग याद रखते रहेंगे, जैसे कि एक नाम आप लोगों ने देखा था कौन सा अभी, रघुराम राजन का द थर्ड पिलर, ये रघुराम राजन की बुक है। तो इन कुछ नामों को याद रख सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, होमवर्क था हाल ही में कर्नाटका के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिल्कुल सही आंसर BS पाटिल थे। आज आपके लिए एक होमवर्क है, कौन सा एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, वेट करूंगा आपके आंसर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कतर, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जापान, चांगी एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर एंड कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु। वेट करूंगा आपके आंसर का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय और आप सभी को शुभकामनाएं।